नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम बात करेंगे डिविजनल चार्ट में एक खास अहमियत रखने वाले चार्ट की, D10 चार्ट की, जिसे दशमांश कहते हैं। लग्न कुंडली के 10वें भाव से जातक के करियर का अवलोकन किया जाता है, लेकिन जब हम 10वें भाव को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं या उसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो हम दशमांश तक पहुंचते हैं। उसके लिए हमें D10 चार्ट देखना पड़ता है। महर्षि पाराशर ने दशमांश को महाफलम कहा है, मतलब महत्वपूर्ण फल जातक के जीवन के, और उन फलों की प्राप्ति के लिए जो कर्म जातक करता है वह दशमांश दर्शाता है। देखिए, यह जीवन और मृत्यु के बीच का चार्ट है। जीवन क्या है? जीवन मिला तो कर्म शुरू, और मृत्यु आने पे कर्म समाप्त। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे D10 की कैलकुलेशन, दशमांश की कैलकुलेशन के बारे में। देखिए, वैसे तो ये कैलकुलेशंस आपको आजकल सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। जो कुंडली के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ये कैलकुलेशंस रहती है, लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियोज़ में कैलकुलेशंस इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप बीज के प्रारूप को नहीं समझेंगे तब तक फल के महत्व का अवलोकन नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दशमांश की कैलकुलेशन। उसके बाद दशमांश के 12 भाव क्या दर्शाते हैं, क्या ये लग्न कुंडली की तरह ही होते हैं। फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे कि अगर हमने दशमांश कुंडली निकाल ली है तो उसका परीक्षण कैसे करते हैं। और फिर एक एग्जाम्पल के लिए एक कुंडली लेंगे जिसमें हम D10 एनालिसिस के रूल जो हैं वो अप्लाई करेंगे। दशमांश के रूल्स जो रहते हैं करियर से रिलेटेड वो हम अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक रूल को समझ लेते हैं। दशमांश का मतलब होता है दसवांश। एक राशि 30 डिग्री की होती है। जब इसका दसवांश निकालेंगे तो इसे 10 से विभाजित करेंगे और एक भाग जो आएगा वो 3 डिग्री का आ जाएगा। इसे चार्ट के माध्यम से देखिए, 0 से 3 डिग्री का पहला भाग हो गया, 3 से 6 डिग्री का दूसरा भाग, 6 से 9 डिग्री का तीसरा भाग, 9 से 12 डिग्री का चौथा भाग, 12 से 15 डिग्री का पांचवा भाग, 15 से 18 डिग्री का छठा भाग, और इसी तरह 18 से 21 सातवां, 21 से 24, 24 से 27 और 27 से 30, इस तरह 10 भाग हो जाते हैं। जैसे नवमांश में हम 3 डिग्री 20 मिनट का एक भाग करते हैं, यहाँ हमने 3 डिग्री का एक भाग किया। अब इसका एक और रूल समझ लीजिए। जब ये चार्ट में देखिए, जब सम राशि हो, मतलब इवन साइन हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब वृषभ राशि हो, कर्क राशि हो, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन हो, तो काउंटिंग जो स्टार्ट होगी उस राशि से 9वें साइन से होगी। और जब विषम राशि हो, ऑड साइन हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी मेष राशि हो, मिथुन राशि हो, सिंह राशि हो, तुला हो, धनु हो और कुंभ हो, तो काउंटिंग उसी राशि से स्टार्ट होगी। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हम एक ये कुंडली ले लेते हैं मिथुन लग्न की एग्जाम्पल के लिए। इसकी ये हमने डिग्रीज रख दी हैं लग्न की और ग्रहों की। रूल्स वाला चार्ट रख लेते हैं और ये भाग वाला चार्ट भी रख लेते हैं। अब देखिए, लग्न की डिग्री है 12 डिग्री 27 मिनट और विषम राशि है, 3 नंबर लिखा है, विषम राशि हुई। तो देखिए, चार्ट में उसी नंबर से चालू होगा। चार्ट में हमने क्या दिया, उसी नंबर से चालू होगी काउंटिंग। अब 12 डिग्री 27 मिनट है तो भाग देखिए 12 से 15 के बीच में आ रहा है। 12 से 15 कौन सा? पाँचवा भाग है। 12 तक 4 भाग रहते हैं, 12 से 15 पाँचवा भाग हो गया। तो हमें 3 नंबर से 5 भाग आगे चलेंगे, मतलब मिथुन से 5 आगे जब चलेंगे तो हम तुला में पहुंचेंगे। 3 से 5 आगे 7 नंबर आ जाएगा। तो अब जो हमारा दशमांश का लग्न होगा वो तुला राशि का होगा, तुला लग्न बन जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही एक एक ग्रह को ले लीजिए। देखिए, सूर्य जो है वो 27 डिग्री 42 मिनट पे है, मेष राशि में है। मेष राशि मतलब कौन सा नंबर है? 1 नंबर है। ये विषम राशि होगी तो काउंटिंग यहीं से चालू हो जाएगी। अब 27 डिग्री 42 मिनट कौन से भाग में आ रहा है?
10वें भाग में आ रहा है, पहले से 10वां मतलब 10वां आ जाएगा वो। 10 नंबर जहाँ मेष से मकर में पहुँच जाएंगे, तो दशमांश में जहाँ मकर है मतलब 10 नंबर लिखा है, सूर्य वहाँ आ जाएंगे। दशमांश कुंडली जब आप देखेंगे तो चौथे भाव में मकर राशि आ रही है, 10वां नंबर लिखा हुआ है, देखिए इसमें हम सूर्य को लोकेट कर लेंगे। अब चंद्रमा को ले लीजिए। चंद्रमा 2 डिग्री 16 मिनट पे है, कुंभ राशि में है, लग्न कुंडली में 11 नंबर है जहाँ लिखा है वहाँ चंद्रदेव है। ये फिर विषम राशि आ गई, काउंटिंग जो है वहीं से चालू होगी। तो 2 डिग्री 16 मिनट पहले भाग में आ रहा है, 0 से 3 डिग्री का पहला भाग है, देखिए पहले भाग में आ रहा है। तो ये पहले भाग में मतलब 11 में ही रहेगा, 11 नंबर में ही रहेगा, कुंभ में ही रहेगा। तो दशमांश में जहाँ कुंभ राशि है 11 नंबर लिखा है, हम इसको वहाँ लिख लेते हैं। 5वें भाव में यहाँ हम लिख लेते हैं, ये देखिए दशमांश का 5वां भाव जो है वो 11 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ हम चंद्रमा लिख लेंगे। अब मंगल को ले लेते हैं। 17 डिग्री 13 मिनट पे है मंगल, वृषभ राशि में है। वृषभ राशि मतलब 2 नंबर। अब ये सम राशि हो गई, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 9वें भाव से स्टार्ट होगी, 9वें साइन से स्टार्ट होगी। अब 2 नंबर में है, वृषभ में है, तो दूसरे से 9 आगे बढ़ेंगे तो 10वें तक पहुँच जाएंगे। हमें काउंटिंग 10वें से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब 17 डिग्री 13 मिनट ये किस में आ रहा है? इस छठे भाग में आ रहा है। तो 10वें नंबर से जब हम 6 आगे जाएंगे तो हम 3 नंबर पे पहुंचेंगे, यानी मिथुन राशि में मंगल होंगे। अब जो दशमांश कुंडली है उसमें जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ हम मंगल को लोकेट कर लेंगे। कहाँ लिखा है? ये लिखा है 9th हाउस आता है ये दशमांश का, यहाँ हमने मंगल को लोकेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बुध को देखते हैं। 3 डिग्री 30 मिनट मेष में है, 1 नंबर, विषम राशि, काउंटिंग वहीं से चालू होगी। कौन से भाव में है? 3 डिग्री 30 मिनट, तो 3 से 6 डिग्री वाले में होंगे, दूसरे भाग में होंगे। तो ये दूसरे भाग के लिए पहले में ही पहले से दूसरे चले जाएंगे, मेष से वृषभ में आ जाएंगे। तो 2 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ हम बुध को लिख लेंगे। दशमांश में देखिए 8वें घर में 2 नंबर लिखा है, तो बुध जो है वो 8वें में आ गए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं गुरु के लिए। गुरु 22 डिग्री 27 मिनट पे है, ये मकर में है, 10 नंबर। मकर मतलब 10 नंबर में लिखे हुए हैं, देखिए लग्न कुंडली में देखिए 10 नंबर में गुरु लिखे हुए हैं। अब ये एक सम राशि है, तो जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो 9वें से होगी, ठीक है ना। 22 डिग्री 27 मिनट 8वां भाग है, चार्ट में देख लीजिए। तो हमें 10वें से जब हम जाएंगे 9 आगे तो हम छठे तक पहुंचेंगे, और छठे से 8वां भाव पहले तक आएगा। तो मेष में गुरु रहेंगे, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ बृहस्पति को लोकेट कर लीजिए। अब शुक्र देख लीजिए, 17 डिग्री 22 मिनट मीन में है, 12 नंबर में है, काउंटिंग 9वें से होगी चालू। 17 डिग्री 22 मिनट छठा भाग है, तो ये 8वें से स्टार्ट होगी, और 8वें से 6 मतलब पहले में पहुंच जाएगी। तो जो शुक्र हैं उनको भी जहाँ पहला नंबर लिखा है वहाँ पे लिख लीजिए। शनि देख लेते हैं। 1 डिग्री 28 मिनट पे है शनि, वृश्चिक राशि में है, 8 नंबर में है, काउंटिंग फिर 9वें से चालू होगी। 1 डिग्री 28 मिनट पहले भाग में आ रहा है, 8वें से 9वां मतलब चौथे से स्टार्ट होगी। पहला भाग है तो चौथे में ही रहेगा, तो कर्क राशि में शनि रहेंगे। जहाँ 4 नंबर लिखा है दशमांश में वहाँ शनि लिख लेते हैं। तो दशमांश कुंडली के 10वें भाव में शनि की प्रेजेंस है। अब राहु देख लीजिए। राहु 24 डिग्री 36 मिनट में है, और मेष राशि में है, मतलब पहले नंबर की राशि। काउंटिंग जो स्टार्ट होगी वो वहीं से स्टार्ट होगी। तो अब 24 डिग्री 36 मिनट कहाँ पे आ रहा है? 9वें भाग में आ रहा है, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होनी है। तो हम 9वां भाव ले लेंगे, पहले से 9वां यानी धनु में आ जाएंगे। तो जहाँ पे धनु है 9 नंबर लिखा है दशमांश में, वहाँ राहु को लोकेट कर लेते हैं। अब उसके बाद केतु देखते हैं। 24 डिग्री 36 मिनट पे केतु है तुला राशि में, 7 नंबर में, काउंटिंग वहीं से चालू होगी। इसमें भी 9वां भाव आ जाएगा, भाग आ जाएगा। तो 7वें से 9वां यानी तीसरा 3 नंबर जहाँ पे लिखा है वहाँ केतु को लिख लेंगे। मिथुन राशि में केतु आ जाएंगे मंगल के साथ में, जो दशमांश कुंडली का 9वां भाव है उसमें केतु आ जाएंगे। इस तरह से हम दशमांश कुंडली पूरी बना लेंगे। मित्रों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, जब हम दशमांश की और उसमें मौजूद ग्रहों की डिग्री देखते हैं तो उसके बेसिस पे फिर हम उसके देवताओं को भी जानते हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर आदि।
परंतु वह एक अपने आप में एक विस्तृत चर्चा का विषय है। फ़िलहाल मैं उस टॉपिक को टच नहीं कर रहा हूँ, ताकि हम आज के टॉपिक से ना भटकें। उसे हम कभी और वीडियो के माध्यम से समझेंगे। फ़िलहाल तो हमने दशमांश निकालना सीख लिया है, इस टॉपिक से हम डिरेल नहीं होते। अब हम जानते हैं कि दशमांश का हर भाव क्या दर्शाता है। हम दशमांश के लग्न से चालू करते हैं। देखिए, लग्न से क्या शो होता है, ये व्यक्ति के समस्त कर्म दिखाता है लग्न। अब बहुत सारी जगह ऐसा कहा गया है कि दशमांश का लग्न देख लो, उससे करियर शो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। करियर आपको दशमांश के 10वें भाव से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लग्न से व्यक्ति के संपूर्ण कर्म दिखेंगे, वो जो भी कर्म करता है वो दिखता है। स्ट्रांग लग्न होगा तो वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी को जन्म देगा और एक प्रॉमिसिंग करियर भी दर्शाएगा। अब अगर इसमें 10वें भाव का स्वामी बैठ जाए, कहाँ के 10वें भाव का, दशमांश के 10वें भाव का, हम सिर्फ दशमांश की बात कर रहे हैं अभी। तो अगर दशमांश के 10वें भाव का स्वामी बैठ जाए यहाँ पे, तो वह जातक को एक पावरफुल करियर देता है और सेल्फ मेड व्यक्ति बनाता है। ठीक है, अब दूसरे भाव को देखते हैं। दूसरा भाव शो करता है व्यक्ति की वाणी को, स्पीच को, धन को, उसके सोशल स्टेटस को। अगर 10वें भाव का स्वामी सेकेंड हाउस में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, तो वह व्यक्ति को स्पीच से रिलेटेड करियर देता है, वाणी से रिलेटेड करियर देता है, और बैंकिंग और फाइनेंस में हेल्प करता है। बैंकिंग फाइनेंस का भी करियर हो सकता है। तीसरा भाव बताता है क्रिएटिविटी को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, एग्रीमेंट्स जो होते हैं उनको। अब अगर 10वें भाव का स्वामी यहाँ आ जाए, विराजमान हो जाए, तो करियर जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। यहाँ ट्रैवलिंग भी देखी गई है। थोड़े जॉब चेंज भी हो सकते हैं, व्यक्ति जॉब चेंज करता है इसमें। चौथे भाव से क्या देखते हैं दशमांश कुंडली के, कंफर्ट और हैप्पीनेस। किसकी? करियर की। कंफर्ट और हैप्पीनेस देखी जाती है करियर की। ऑफिस का एनवायरनमेंट देखा जाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी, सर्विस कर रहे हैं तो भी, जॉब कर रहे हैं तो भी, ऑफिस का एनवायरनमेंट इससे जज किया जाता है। आप अपने कलीग से कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। अब यहाँ पर अगर 10वां भाव का स्वामी बैठ जाए, तो वो पॉलिटिक्स में करियर दे सकता है आपको, प्रॉपर्टी और व्हीकल से रिलेटेड भी करियर दे सकता है। फिफ्थ हाउस बताता है पॉपुलैरिटी को। व्यक्ति बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, वो अपने समूह में कितना पॉपुलर है, व्यक्ति की कमांड कितनी है। फिफ्थ हाउस व्यक्ति के प्रमोशंस को भी बताता है। अगर 10वें भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए, तो व्यक्ति म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपना नाम बनाता है, कमाता है। स्पेकुलेशन में भी कैरियर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो 5वां भाव है वो 8वें से 10वां है, तो कुछ छुपी हुई चीज़ों में भी कैरियर रहेगा। रिसर्च फील्ड में भी कैरियर हो सकता है, और कैरियर में उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब छठे भाव में चलते हैं। छठा भाव शो करता है सर्विस को। अच्छा, यहाँ पे एक सर्विस को शो करता है। एक मैंने काफ़ी सुना है कि लोग कहते हैं कि छठा भाव सर्विस का हो गया, 7वां भाव बिजनेस का हो गया। अगर 7वां स्ट्रांग हुआ तो व्यक्ति बिजनेस करेगा, छठा स्ट्रांग हुआ तो व्यक्ति सर्विस करेगा। शनि जो है वो सर्विस करवाते हैं, बुध जो है वो बिजनेस करवाता है। देखिए, आज के समय में हम सर्विस को जोड़ के देख सकते हैं 9 to 5 जॉब से, लेकिन जो पुराने ऋषियों ने जो इसकी व्याख्या की है सर्विस की, वो की है सर्विंग टू द सोसाइटी। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि सर्विस शनि है तो आप सिर्फ सर्विस ही करेंगे, आप सोसाइटी को भी सर्व कर सकते हैं। आपका अपना एनजीओ हो सकता है, आप एनजीओ के थ्रू सर्व कर सकते हैं सोसाइटी को। आप टीचिंग्स दे सकते हैं, आप अपना ज्ञान बांट सकते हैं सब में। तो सर्विस का मत, अगर आपका शनि किसी उसमें बैठा है, 10वें में बैठा है या छठे में बैठा है, या शनि ही आपका कारक ग्रह है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सर्विस ही करेंगे ज़िंदगी भर। आप सर्व भी कर सकते हैं सोसाइटी को। 6th हाउस पे चलते हैं। 6th हाउस शो करता है सर्विस को, कंपटीशन को। अगर 10th लॉर्ड यहाँ पे आ जाए दशमांश कुंडली का, हॉस्पिटल से रिलेटेड जॉब मिल सकती है, लोन दे सकते हैं आप, टीचिंग्स भी आ जाएगा यहाँ पे, सर्व कर सकते हैं सोसाइटी को। 7th हाउस
रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप को, 7वां भाव जो है बिजनेस को, व्यवसाय को। अगर 10वें का स्वामी यहाँ पे आ जाए तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस में करियर देता है। 8वें भाव में प्रॉब्लम होती है करियर में। देखिए 8वां भाव ऑकल्ट को भी बताता है, मतलब छुपी हुई चीज़ों को। यहाँ पे करियर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर 10वें भाव का स्वामी यहाँ पे आ जाए तो करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रहस्यमयी चीज़ों को दर्शाता है। और अगर जैसे 10वें भाव का आता है यहाँ पे रहस्यमयी चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, ज़मीन के नीचे की चीज़ों में हमको फ़ायदा मिल सकता है। रिसर्च फील्ड में फ़ायदा मिल सकता है, करियर हो सकता है। ज़मीन की नीचे की चीज़ें की वस्तुओं में फ़ायदा हो सकता है, निकलने वाली वस्तुओं में, जैसे जेम स्टोन हो गया, पेट्रोल हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि हर आदमी तो जेम स्टोन या पेट्रोल निकाल नहीं सकता ज़मीन के अंदर से, या अपनी कोल माइंस खोल नहीं सकता। मेरा ख्याल है 99% लोग नहीं कर सकते। तो क्या 8वें में अगर हमारा करियर का स्वामी आ गया तो करियर बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा? नहीं, आपको अपना नज़रिया साफ रखना पड़ेगा। हमें वैसे ही देखना पड़ेगा कि या तो हम आधा खाली गिलास देखें या आधा भरा हुआ गिलास देखें। हमें नज़रिया कुछ इस तरह रखना होगा कि हमें आधा भरा हुआ गिलास देखना है और उसे पूरा भरना है। अब करियर आप अपना पेट्रोल में या जेम स्टोन में तो बना नहीं सकते। छुपी हुई चीज़ों में कहाँ करियर बनाएंगे आप खेती में करियर बना सकते हैं। ज़मीन के अंदर की चीज़ें, खेती को करियर बनाइए। वैसे भी हमारे देश में खेती को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। रिसर्च फील्ड में करियर बनाइए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, रिसर्च फील्ड में करियर बनाइए। टीचिंग दीजिए, छुपी हुई चीज़ें लोगों को बताइए। और सबसे बढ़िया, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं तो यही कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में करियर बनाइए। ये भी एक छुपी हुई चीज़ है। ठीक, अब 9th हाउस में आते हैं। 9th हाउस लग्न कुंडली में क्या दर्शाता है? धर्म दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या दर्शाएगा? यहाँ पे दर्शाएगा धर्म जो कर्मों के द्वारा पाया गया हो। ठीक है, ये लॉ की फील्ड भी बताता है। 10वें भाव का स्वामी, दशमांश के 10वें भाव का स्वामी जब यहाँ आएगा तो वो जातक को लॉयर बना सकता है, जज बना सकता है। जो काम करेगा उसमें भाग्य का साथ दिला सकता है। 10वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जनरल एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे समअप हो जाती हैं सारी एक्टिविटीज़। यहाँ पे 10वें भाव का स्वामी अगर आ गया तो बहुत शुभ होता है। इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग कैरियर देता है। नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ठीक है। 11th हाउस, 11वां भाव, शो करता है गेन को, लाभ को। गेन्स मतलब लाभ, दोस्तों के समूह को। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका कलीग का जो सर्कल रहता है वो, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स। अब ऐसे कौन से अगर 10वें भाव का स्वामी यहाँ आ जाता है तो ऐसे कौन से बिजनेस या ऐसे कौन से जॉब्स होंगी जहाँ कॉन्टैक्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी? ट्रेडिंग का करियर हो सकता है, सेल एंड परचेस का करियर हो सकता है, इवेंट मैनेजमेंट, पीआर सर्विसेज, इन सभी उसमें आपको कॉन्टैक्ट्स की और कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। 12वें भाव में चलते हैं। 12वें भाव में आएंगे, लॉसेस बताएगा करियर से रिलेटेड। चैरिटी, करियर की सीक्रेट एक्टिविटीज़ बताता है। यहाँ पे 10वें भाव के स्वामी की प्रेजेंस जेल या हॉस्पिटल से रिलेटेड करियर देती है। हीलिंग का करियर दे सकती है, सेवा का करियर दे सकती है। किसी की सेवा करें किसी भी रूप में, सर्विसेज देके या फिजिकली। अब यह तो हमने बात करी 12 भावों की और उसमें 10th लॉर्ड के प्रेजेंस की। ठीक है, परंतु क्या जो हमने बताया वही रिजल्ट मिलेगा? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपके 10वें भाव का स्वामी जिस भाव में बैठे उसमें नीच का होकर बैठ जाए, तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट में कुछ कमी आ जाएगी। या शत्रु राशि में बैठा हो, या शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, या साथ में कोई शत्रु या पापी ग्रह हो, तो फिर रिजल्ट में कमी आएगी। और अगर उच्च का बैठा है या मित्र राशि में बैठा है, मित्र ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। अब हम समझते हैं दशमांश को एनालाइज करने के लिए कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। इसके देख लेते हैं दशमांश को कैसे एनालाइज करना है। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है लग्न को। किसके लग्न को? D10 के, दशमांश के लग्न को।
लग्न का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे कर्म यहीं से कंट्रोल होते हैं, ना सिर्फ कैरियर बल्कि सारे कर्म। तो लग्न का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, लग्न के स्वामी का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है 10वें भाव को देखते हैं हम, दशमांश के 10वें भाव को, उसके स्वामी को चेक करते हैं। फिर तीसरा हम इसमें देखते हैं आत्मकारक और अमात्य कारक को। कहाँ पे? दशमांश में। देखिए, आत्मकारक और अमात्य कारक बहुत ज़रूरी है। आत्मकारक क्या है? सोल पर्पस हमारा, और अमात्य कारक वह कर्म है जो हमें वहाँ तक ले जाएंगे। आत्मकारक हमारा पर्पस है, हम पीछे के जन्मों में, पास्ट लाइफ में जो कर्म नहीं करके आए वो हमसे करवाए जा रहे हैं, और अमात्य कारक हमसे वो कर्म करवाएंगे। अब आप हंसते हंसते करें, रोते रोते करें, आपको करना तो है वो कर्म। तो आपको जान लेना चाहिए आपका आत्मकारक क्या है और आपका अमात्य कारक क्या है, उसी से रिलेटेड आपके वर्क होते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, ना सिर्फ दशमांश में या ना सिर्फ लग्न कुंडली में, बल्कि सारे चार्ट्स में D60 तक सभी में आत्मकारक और अमात्य कारक की पोजीशन एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फिर देखेंगे इसके बाद लग्न और 10वें भाव के स्वामी को। किसके? D1 के, लग्न कुंडली के। D1 का जो लग्न है उसके स्वामी और 10वें भाव के स्वामी को चेक करेंगे D10 में, उनकी पोजीशन क्या है। लग्न क्या होता है? लग्न व्यक्ति खुद होता है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि लग्न जो है वो 6, 8, 12 में चला गया हो दशमांश में। व्यक्ति कर्म तो करना चाहता है लग्न में, लग्न कुंडली में, लेकिन दशमांश में आके कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती, अकर्मणता आ जाती है। तो लग्न और 10वें भाव के स्वामी को भी चेक करते हैं दशमांश कुंडली में। फिर हम देखते हैं जन्म के समय की महादशा को। महादशा को क्यों देखते हैं? उसके स्वामी को देखते हैं। क्यों देखते हैं? देखिए, हम किसी पर्टिकुलर दशा में हमारा जन्म क्यों हुआ, जैसे किसी का मंगल की महादशा में जन्म हुआ हो, तो आगे उसकी कौन कौन सी दशाएं आएंगी? मंगल के बाद राहु, गुरु, शनि, बुध, या शनि की महादशा में हो तो शनि, बुध, केतु, शुक्र। ये सब हमें क्यों ये दशाएं मिली हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पास्ट लाइफ में हमने ऐसे कौन से कर्म नहीं किए जो ये दशाओं में हमसे परमेश्वर करवाना चाह रहा है। तो दशा के स्वामी को जानना बहुत ज़रूरी है। जो जन्म के समय की दशा है उसके स्वामी की क्या पोजीशन है। और इसके बाद छठवां और आखिरी पॉइंट आ जाता है, जैसे मैं मिसलेनियस पॉइंट समझता हूँ, दूसरे और छठे भाव के स्वामी को देख लीजिए। दूसरा भाव धन का होता है, छठा भाव शत्रु का होता है या ऋण का होता है, तो वो सब करियर के से रिलेटेड देख लीजिए, एस्पेक्ट देख लीजिए, कंजंक्शन देख लीजिए, दृष्टि देख लीजिए। बुध को चेक कर लीजिए बिजनेस के लिए, शनि को चेक कर लीजिए सर्विस के लिए, प्रेजेंट महादशा चेक कर लीजिए। लेकिन ये सब मैं समझता हूँ ये सबसे लास्ट में आता है। पहले तो हमें यही सारे जो 1 से 5 तक के पॉइंट्स हैं यही देखने चाहिए। अब इन पॉइंट्स को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक कुंडली के माध्यम से। ठीक है। कुंडली हम ले लेते हैं ये एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर आप सभी जानते होंगे। एस्ट्रोलॉजी में इनकी कुंडली के ऊपर बहुत रिसर्च की गई है। आप इंटरनेट पे देखेंगे, दूसरी किताबों में देखेंगे, काफ़ी रिसर्च की है इनकी कुंडली के ऊपर। ये हमने लग्न कुंडली ले ली और इनका D10 निकाल लिया। जो पर्सनालिटीज़ ऐसी रहती हैं, जब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो ऐसी कुंडली पे रूल बताना काफ़ी इजी होता है। इसलिए नहीं कि ये इनके साथ ऑलरेडी हो चुका है, बट वो समझने के लिए, समझाने की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। अब आज मैं यहाँ पे अगर किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली ले लूँ जिसे आप जानते नहीं हैं और मैं बता दूँ, तो वो आपको उतनी समझ में नहीं आएगा। इंटरनेट पे या किताबों में एडोल्फ हिटलर के ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है, लेकिन लग्न कुंडली के ऊपर की गई है। दशमांश के ऊपर मैंने बहुत कम ऐसे कोई वीडियोज़ या ऐसे कोई रिसर्च देखी है। आज हम इनके दशमांश के बारे में बात करेंगे। दशमांश के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगी बात। करियर नहीं देख रहे हैं हम इनका, करियर से इनके संपूर्ण कर्म देख रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, दशमांश सिर्फ करियर को मत लीजिए, संपूर्ण कर्म जीवन के। हम इनकी जन्म नहीं देख रहे, इनकी मृत्यु कैसे हुई वो नहीं देख रहे, इनके फादर
क्या थे वो नहीं देख रहे, इनकी लव लाइफ क्या थी वो, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जा रहे हैं सिर्फ कर्म पर, व्यक्ति के कर्म पर। ठीक है, शुक्र इनके आत्मकारक है, मंगल इनके अमात्य कारक है। आइए दशमांश में देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने रूल लिखा था, लग्न देखते हैं सबसे पहले दशमांश का। क्या लग्न बन रहा है? तुला लग्न बन रहा है यहाँ पे। अब लग्न कुंडली में देखिए, लग्न कुंडली में भी तुला लग्न है। ये तो बहुत स्ट्रांग कुंडली हो गई, वर्गोत्तम टाइप की जिसे कहते हैं। तो ये अपने आप में एक स्ट्रांग कुंडली हो गई, देखने से ही समझ में आ गया। अब लग्न के स्वामी को देखिए दशमांश में कहाँ पे है। दशमांश में लग्न का स्वामी है तीसरे नंबर पे, तीसरे भाव में, जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ पे है शुक्र। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? करेज का होता है। लग्न का स्वामी करेज में पहुँच गया, किसके साथ है? मंगल के साथ है। मंगल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मंगल एक वॉरियर है, योद्धा। ठीक है, लग्न का स्वामी एक योद्धा के साथ करेज के घर में। मंगल के कौन से घर बन रहे हैं? एक पीछे देखिए 8 नंबर जहाँ लिखा है दूसरा घर बन रहा है, और 7वां घर बन रहा है जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। अब दूसरा घर क्या रिप्रेजेंट करता है? दूसरा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? माफ कीजिए, दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है स्पीच को भी। किसकी स्पीच? योद्धा की स्पीच, वॉरियर की स्पीच। ठीक है, और यहाँ 7वां भाव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी खुद ही। समझ रहे हैं आप? देखिए, लग्न, करेज, स्पीच सब जुड़ रहा है यहाँ पे। किसकी स्पीच? वॉरियर की स्पीच। अब 7वें भाव मतलब जो इनका जो लग्न बन रहा है उसमें शनि की प्रेजेंस है, उच्च के शनि। उच्च के शनि यहाँ डिसिप्लिन दे रहे हैं। तो करेज हो गया, डिसिप्लिन हो गया, स्पीच हो गई। अब अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये सब कुछ सात्विक है या नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब 7वें को कौन देख रहा है? लग्न को कौन देख रहा है? लग्न को देख रहा है चंद्रमा। 7वें में चंद्रमा बैठा हुआ है, वो लग्न को देख रहा है। लग्न किससे दृष्ट है ये भी देखना जरूरी। चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी? यहाँ चंद्रमा की कैरेक्टरिस्टिक नहीं देख रहे हैं। चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी है? 10वें का। 10वां मतलब कर्म। अब देखिए, कर्म कनेक्ट हो गया, लग्न, कर्म, करेज, 3 चीज़ें करेक्ट हो गई। लग्न मतलब व्यक्ति खुद जातक करेजियस रहेगा, स्पीच देगा, वॉरियर की तरह रहेगा, और यही उसके कर्म रहेंगे। ठीक है, ये हमने सिर्फ लग्न देखा है अभी। अब हम 10वें भाव में चलते हैं। 10वें भाव में किसका बन रहा है? 10वां भाव चंद्रमा का बन रहा है। चंद्रमा लग्न को देख रहा है, हमने बात कर ली। 10वें भाव में कौन बैठा है? केतु। सामने बैठा है राहु। राहु केतु की प्रेजेंस यहाँ पे नकारात्मकता दे देगी व्यक्ति को। ठीक है, तीसरा पॉइंट था हमारा आत्मकारक अमात्यकारक की पोजीशन देख लीजिए। इनके आत्मकारक हैं शुक्र, अमात्यकारक है मंगल। D10 में देखिए, आत्मकारक अमात्यकारक दोनों एक साथ बैठे हैं तीसरे भाव में। ये बहुत बड़ा राजयोग है। आत्मकारक अमात्यकारक साथ में आना बहुत बड़ा राजयोग है। आत्मा को पता है कि उसको क्या कर्म करने हैं, और कर्मों को पता है कि उसको कहाँ तक पहुँचना है। लग्न कुंडली में देखिए 7वां भाव जो है वहाँ पे सूर्य बुध के साथ शुक्र और मंगल यहाँ भी साथ में है। आत्मकारक अमात्यकारक लग्न में भी साथ में है, आत्मकारक अमात्यकारक D10 चार्ट में भी साथ में है। अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, इसको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 5वें भाव में आते हैं, 5वें पॉइंट पे आते हैं। जन्म की दशा, जन्म के समय जो दशा थी उसके स्वामी को देख लीजिए। जन्म के समय इनकी शुक्र की दशा थी। अब शुक्र के स्वामी को तो ऑलरेडी हम एनालाइज कर चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया। शुक्र के स्वामी को जब हम एनालाइज कर रहे थे, अभी बता देता हूँ। जन्म के दशा जो हम देख रहे हैं, इनके लग्न का स्वामी तो शुक्र बन रहा है, लेकिन इनका अष्टम का स्वामी भी शुक्र बन रहा है। मृत्यु स्थान का स्वामी भी शुक्र ही बन रहा है।
तो इसका मतलब जो चीज़ें जैसे चालू हुई थी वैसे ख़त्म भी होंगी। इस कैरिज्मेटिक लीडर की जैसे स्टार्टिंग हुई थी वैसे ही उसका एंड भी आना है। हमने क्या देखा था शुरू में, यह चार्ट क्या है, जीवन से शुरू होता है, कर्म से शुरू होता है, और मृत्यु यानी कर्म जहाँ समाप्त होते हैं वहाँ ख़त्म होता है। यही इनकी कर्म की समाप्ति है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो एक मैंने बोला था मिसलेनियस, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, ये सब देख लेते हैं। वैसे इस कुंडली में धन की या इन सब चीज़ों की देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए सिक्स्थ हाउस मतलब बृहस्पति का बन रहा है, मीन राशि आ रही है, बृहस्पति मृत्यु स्थान पे है इनके। शत्रु वगैरह ना के समान होंगे, मृत्यु स्थान पे हैं, बिल्कुल नहीं होंगे शत्रु उस टाइम पे जब ये डोमिनेंट होंगे, जब इनकी लीडरशिप होगी। ऐसे बहुत सारे लीडर आए हैं हिस्ट्री में कि उनके सामने अपोनेंट खड़ा नहीं हो पाया है। ठीक है, यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बृहस्पति अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, ये बिल्कुल नहीं इसके ऊपर वो है तर्क। दूसरी चीज़ें हैं एस्पेक्ट कंजंक्शन, वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। वो शनि हमको देखने की ज़रूरत नहीं, बिजनेस सर्विस हमको, ये वो कुंडली नहीं है जिसमें हम बिजनेस देखें सर्विस देखें। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो हमारे दशमांश का एनालिसिस हमने है लगाया है इस पर आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से दशमांश कुंडली को देखते हैं। इस टॉपिक के ऊपर और बहुत कुछ बताया जा सकता है। देखिए ज्योतिष का एक एक टॉपिक समुद्र के समान है, आप इसमें से ज्ञान रूपी असीमित मोती निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि D10 के ऊपर दशमांश से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी हैं वो आप लोगों को बताऊं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना समय इस चैनल को देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।